ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। वक्त हो गया है डिबेट शो महादंगल का। वक्फ कानून को लेकर राजनीति के मैदान में आप जानते हैं घमासान मचा हुआ है और तकरीबन हर दिन हलचल हो रही है। आज बिहार में मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल का किशनगंज, जहां रैली हो रही है। इसमें बीजेपी विरोधी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के विरोधी वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह कानून तो मुसलमानों के हित में बीजेपी लेकर आई है। इस कानून से मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का भला होगा, यह बीजेपी की तरफ से दुहाई दी जा रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई, ये सबने देखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां 5 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। बीजेपी कह रही है वक्फ कानून का विरोध मुस्लिम वोट के लिए किया जा रहा है। वहीं विरोधी ध्रुवीकरण का बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार में इस साल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब सवाल यह कि वक्फ के नाम क्या चुनावी संग्राम होने जा रहा है, यही वो मुद्दा जिस पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सियासी बात पलटवार देखिए। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। आप इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। सिर्फ ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का और भ्रष्टाचार को किस तरीके से दूर किया जाए। क्या वक्फ जो है वो निशुल्क एक अच्छे क्लास का जो है इंस्टीट्यूशन वक्फ से जो है हो सकता है कि किराया 5 रुपये है, 15 रुपये है, 20 रुपये है। अगर किसी का किराया बाजार का 50,000 रुपये है तो वो 5,000 में नहीं। मोदी जी ने जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। ये वक्फ के नाम पे प्रोटेस्ट का जो रोना गा रहे हैं, ये दुनिया देख रही है और मुसलमान भी देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं? आम मुसलमान हैं? नहीं, ये वही दलाल लोग हैं जिन्होंने वक्फ का शोषण किया है आज तक। और वक्फ इनके शोषण से हट रहा है तो इनको बेचैनी मच रही है। और साथ के साथ मुसलमानों को ठेकेदार भी बनना है। ओवैसी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड को हराना है, मदनी को, ओवैसी को नहीं आने देना है, ममता दीदी को तो दंगे ही करवा देने हैं। सब मुसलमानों को खैरम खा बने हुए हैं। सियासी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हर आदमी को सामने आना होगा। और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की। सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ के मुसलमानों और हम लोगों की भी अच्छी पैठ है वहाँ पे। तो वो मतलब हम लोगों के खिलाफ एक माहौल प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार ने जितना काम नेता ने किया इस 20 वर्ष में, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री भी किया। यू हैव टू कंपेयर दैट। तो क्या ये वक्फ के नाम चुनावी संग्राम है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता निघत अब्बास, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, यास्मीन फारूकी, एसडीपीआई के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करने जा रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि वक्फ का जो विरोध हो रहा है ये दरअसल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ऐसा बीजेपी को क्यों लग रहा है? देखिए, सीए का विरोध क्यों किया जा रहा था? चूंकि वोट बैंक का मामला था, सीए लागू हो गया। किस मुसलमान की नागरिकता चली गई जो सीए का विरोध कर रहे थे? इस पैनल में मौजूद जो एसडीपीआई की सदस्य है, ये उन दिनों जो है सीए का जमकर विरोध कर रही थी। अब यही बता दें कृपा करके कि किस जो है मुसलमान की नागरिकता सीएए कानून लागू होने के बाद चली गई। तो ये झूठा था। ये निश्चित तौर पर इस झूठ का जो इरादा था
वो वोट बैंक को जो है गोलबंद करने का था, साफ तौर पर दिखाई देता है। ट्रिपल तलाक का विरोध लोग कर रहे थे और ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले लोग यहाँ तक कहते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, जो तलाक दे देगा वो पहुंच जाएगा। ट्रिपल तलाक लागू होने से महिलाओं का सशक्तिकरण के अलावा क्या हुआ? किस मुसलमान जो है उस पर आफत आ गई? नहीं आई। तो इस तरह से जो भी जी सुधार और संशोधन से कोई कानून बनता है उस पर जो है अफवाह फैलाने का पिछले 10-11 वर्षों से लगातार प्रयास चलता रहा है। उसी कड़ी में जो है वो वक्फ कानून पर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं जवाब तो ये देती हूं। अफवाहें फैलाने के पीछे कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ठीक है, निगहत अब्बास, तो ये संविधान की दुहाई जो विपक्ष की तरफ से दी जा रही है ये बेमानी है। दरअसल चुनावी राजनीति आपको अपनी चमकानी है। रोमाना जी, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रहा है, शिक्षा छोड़ कर लोग विदेश जा रहे थे तो वहां पर ट्रंप की सरकार या तो वीजा कैंसिल कर दे रही है या भरे हुए फॉर्म्स ही रिजेक्ट कर दे रही है बच्चों के, और उसके अलावा भी किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वक्फ की बड़ी चिंता, और वक्फ तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है ना, स्टे ऑर्डर लगाने की फटकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल गई है। तो मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए, पर क्योंकि ये संविधान की बात कर, नहीं एक सेकंड करनी भी चाहिए। एक सेकंड, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर और फटकार, आप फैक्चुअली गलत हैं, प्लीज करेक्ट कीजिए मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए काइंडली करेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 मई को दोबारा सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आश्वासन दिया गया उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगाते हुए इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है। सिर्फ मैं फैक्चुअली करेक्ट आपको कर रही थी। आइए रोमाना जी, रिआइटरेट कर देती हूँ। हाँ। मैं रिआइटरेट कर देती हूँ, आप फैक्चुअली करेक्ट करिएगा। पहले प्रेम शुक्ला जी को करिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे फैक्चुअली करेक्ट करिएगा। मैं रिआइटरेट कर देती हूँ, मैंने कहा स्टे ऑर्डर लगाने की फटकार कि लग सकता है अगर आपने इस कानून को जबरन थोपने की जहमत उठाई तो, ये बात बोली मैंने, पहली बात। दूसरी, अब संविधान पर आ जाते हैं, क्योंकि जब ये संविधान पर बात करते हैं तो इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होनहार सांसद निशिकांत दुबे जी ने अभी संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं संजीव खन्ना जी हैं, वो देश में सिविल वॉर भड़का रहे हैं। अब आप देखिए, इतना अशोभनीय टिप्पणी करने का दुस्साहस निशिकांत दुबे में आया तो आया कहां से, दिनेश शर्मा में आया तो आया कहां से, और उसके बाद इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ऐसा कह रहे सरकार तो चला नहीं रही, मारियो वीडियो गेम खेल रहे हैं कि जैसे ही आग का गोला आएगा तो डक कर देंगे और कह देंगे जी ये तो व्यक्तिगत बयान था। आप बताइए, अगर व्यक्तिगत था और आप इसकी वाकई निंदा करते तो आपने इंटरनल कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि निशिकांत दुबे, जनता को पता होना चाहिए कौन है, इनके होनहार सांसद है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिस पर निशिकांत दुबे वाला बयान आप कह रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ सुनवाई हुई है उसकी खींच में दिया गया बयान है, आप ये कह रही है निगहत अब्बास, निगहत आप ये कह रही है। ठीक है, जल्दी से मैं इससे पहले बाकी मेहमानों के पास चलूं। अभी तक जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है उस पर 30 सेकंड में, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। निगहत प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। प्रेम शुक्ला, अब आप ही के चैनल पे किस तरह से अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके अफवाह फैलाई गई, वो तो अच्छा है, तो आपका आभार कि आपने अफवाह फैलाने वाले को तत्काल जो है रोका और करेक्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का अंडरटेकिंग दे, ये कहते नहीं उसके ऊपर फटकार लगा दी, स्टे लगा दिया। अरे भाई, इतनी अफवाहें मत फैला, हम जानते हैं अफवाह फैलाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन इन अफवाहों से कुछ होना जाना नहीं है। ठीक। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला चल रहा है तो सड़क पर उतरने का क्या औचित्य है? हाँ। जब आपको या तो आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, हाँ। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, क्या उनको इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है? ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिभा पर, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक समझ पर मैं जिस पर आपसे रिस्पॉन्स चाह रही थी, जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि साहब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो निशिकांत दुबे का जो बयान आया जिससे पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है, वो दरअसल खींच में, वो ये कह रही है। वो जब पार्टी ने अलग कर लिया, उसके बाद खींच तो आप रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। ऐसे दसियों बयान जो है सब सामने है जिसमें इनकी पार्टी खींचती रही है। इनकी पार्टी खींच कर जो है
दिग्विजय सिंह पर रोज खींचती है इनकी पार्टी, सैम पित्रोदा पर रोज खींचती है, चलिए निकाल ठीक है, कर फिर मामला वापस भटक ले जाएगा, लेती है। जिस मुद्दे पर है इनकी उसी तो पर ये रहेंगे दुर्दशा, अब। ये ठीक। क्या बातें करें। मैं जेडीयू के मेहमान राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलूंगी। और राजीव रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति के चक्कर में हो रहा है या फिर कुछ कमी पेशी रह गई हो कानून में? क्योंकि आपकी पार्टी से भी कुछ आवाजें निकल कर आई सर, जिनको शिकायतें रही कि साहब जेपीसी में जिस तरीके के सुझाव हमने दिए थे, खासतौर से वक्फ बाय यूज को लेकर, जिस पर सरकार ने भी फिलहाल कहा है कि ठीक है कोई वक्फ संपत्ति अभी डीनोटिफाई नहीं की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 5 मई अगली सुनवाई होगी, तो कुछ कमी पेशी अगर रह गई है तो उसे ठीक करने की गुंजाइश बनती है यहां पर। राजीव रंजन जी, देखिए, अब जिन लोगों को संसद के दोनों सदनों में पारित कानून पर यकीन नहीं था, उनके समक्ष न्यायिक विकल्प थे और देश की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं वहां लंबित थी। उस पर सुनवाई के दौरान जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी उनके निर्देश हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यकीन आपको लोकतंत्र में, संविधान में, न्यायपालिका में तो रखना होगा। ये जो उत्तेजक बयान जिन लोगों की ओर से भी दिए जा रहे हैं, या बिहार को जैसे आपने चुनने की कोशिश की, देखिए आपने भी कहा कि आपके भी कुछ लोग अलग दिखे जी। देखिए, ये उत्तेजना जिस तरह से फैलाई गई, कोई भी बारीकी से कानून का अध्ययन नहीं कर रहा है, लोग अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है सर, एक सेकंड राजीव जी, आप ही से मेरा सवाल है। राजीव जी, ये उत्तेजना फैलाई जा रही है या फिर संविधान तो अधिकार देता है ना सबको विरोध प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण ढंग से, तो अगर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो है वो रख रहे हैं और कह रहे हैं हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें उत्तेजना आपको क्यों नजर आती है सर? राजीव सर, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो किसको एतराज हो सकता है। ठीक है, मैंने तो खुद ही कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनेक याचिकाएं वहां लंबित हैं, विचारार्थ उन पर बातचीत हो रही है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं लोगों के जरिए, हमारे यहाँ जो जितने भी स्थापित नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके फैसले में यकीन जताया और उनका ये मानना है कि अगर जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल को, इस कानून को अपना समर्थन दिया तो निसंदेह हमारे सुझावों को स्वीकार करने के बाद ये कानून आम लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है जी, कुछ मैं लोगों आरजेडी को के नाराजगी हो प्रवक्ता अनवर सकती है पाशा का रुख कर लेती हूँ। सबसे बड़ा आरजेडी के मैं प्रवक्ता 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। कीजिए सर, रोमाना जी, ले मैं लीजिए 30 सर, सेकंड 30 में सेकंड दीजिए जी। 30 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर, चूंकि अब तो फ्लो टूट गया, अब जो मैं कहना चाहता था, देखिए बुनियादी तौर पर जो परिस्थितियां हैं, इस कानून में पहले भी संशोधन हुए, 1913 के बाद, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जी अनेक संशोधन हुए। जिस समय 2013 में इस बिल पर बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी या हम जो ना एनडीए में थे ना यूपीए में थे, हमने रास्ता अलग बनाया था, लेकिन हम सब लोगों का समर्थन था। आज अगर ये सुधार उनके फायदे के लिए है तो ऐसी जिद और ऐसी हठधर्मिता किस लिए है? केवल लोगों को बरगलाकर वोट का फायदा लेने मैं इसी पर जवाब और दे जो देती हूँ। मुट्ठी अनवर पर पाशा लोग साहब, हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निसंदेह लोगों को भड़काने का, फायदा भ्रमित करने का होना काम आप लोग कर रहे हैं। उनका बिहार में तो प्रभाव इसी साल ज्यादा चुनाव है। है, ये नीतीश सरकार के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने के लिए वक्फ कानून हथियार बन रहा है क्या आरजेडी के लिए? अनवर पाशा। रोमाना जी, मुझे बहुत आश्चर्य है, बल्कि आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और जिस तरह की बातें हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल उस रंग में ढाल लिया है जिसे कहते हैं भगवा रंग। उन्होंने भाजपा के रंग में अपने आप को ढाल लिया। कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए, सारी दुनिया कह रही है, सारी जो 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 सेकुलर लोग हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जितनी, वो ये कह रही हैं कि ये बिल इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों के पास वक्फ के हवाले से जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीन ले, उस पर कब्जा कर ले, और ये कह रहे हैं कि ये भलाई के लिए लाया गया है। कौन सा ऐसा मुद्दा है? सेकुलर पार्टियां इस देश की सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि जो सेकुलर पार्टियां कह रही हैं उसको आंख बंद करके मूंद लिया जाए। अभी इसी चर्चा में जिक्र यहाँ पर सीए का भी हुआ। सारी जो सेकुलर पार्टियां सर सो कॉल्ड, वो सब तो सीए के खिलाफ भी उतरी हुई थी सड़क पर।
उन सब की तरफ से तो सीए को लेकर भी कहा जा रहा था कि साहब मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, इस तरीके का डर और भ्रम तब भी फैलाया जा रहा था सर। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक सब सामने आए थे, कहा था ये कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं। जी जी जी, आपसे सवाल था जी। देश के किसानों के खिलाफ जो 3 बिल लाए गए थे वो भी किसानों के कल्याण के लिए लाए गए। नोटबंदी जो किया गया था वो भी आर्थिक कल्याण के लिए लाया गया। जितनी भी इनकी जो आती है जो नीतियां हैं, जो बिल ये लाते हैं, जो कानून ये लाते हैं, वो सब कल्याणकारी होते हैं। क्यों उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ? क्यों देश भर ने प्रोटेस्ट किया? क्यों आज देश भर प्रोटेस्ट कर? मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। अदालत में जज ने क्या कहा सुना आपने? अदालत में जज ने क्या कहा? जज की भाषा को अगर आप देखें, जज ने जो इस पर टिप्पणी की है वो क्या की है कि आप हिंदू संस्थाओं में, मंदिर के व्यवस्था में क्या आप मुसलमानों को रखेंगे? ये सवाल था अदालत का। ये इस सवाल का जवाब है पार्टी के पास? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सवाल पूछा गया था, लेकिन ये टिप्पणी नहीं सर। जब अदालत में मामला सुनवाई के लिए आता है तो अदालत की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए अदालत की तरफ से ये सवाल पूछा गया। हाँ। और गवर्नमेंट के वकील के पास जवाब नहीं था। इसका जवाब देना कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं शुक्ला जी से मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, उनसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, उनकी तो नीतियां वही हैं। लेकिन जिस रंग में आज ये प्रवक्ता जेडीयू के रंगे हुए हैं, नीतीश कुमार जिस रंग में रंगे हुए हैं, चिराग पासवान जिस रंग में रंगे हुए हैं, मांझी जिस रंग में रंगे हुए हैं, ये सब बिल्कुल उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो आरएसएस अब तक बोलती आई है और आरएसएस के हाँ में हाँ ये मिला रहे हैं। और अब तक इनका मुखौटा था सेकुलर पार्टी का, आज मुखौटा उतर चुका है। इसलिए मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। अनवर पाशा साहब, आपकी जो मोहब्बत है सर जेडीयू को लेकर वो आज खुलकर सामने आ गई है। मतलब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतनी मोहब्बत जेडीयू से कि कसक जेडीयू के खिलाफ और सारी शिकायतें जेडीयू से हैं। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी। वो कह रहे हैं बीजेपी से क्या शिकायत करेंगे, लेकिन जेडीयू ने रंग बदल दिया। देखिए, अब फैमिली लिमिटेड पार्टी के नेता हैं अनवर पाशा जी। हाँ जी। कभी न हिंदुओं का कल्याण हुआ न मुसलमानों का कल्याण हुआ। भागलपुर दंगे हुए कांग्रेस के शासन में निखत जी की पार्टी के दौरान। इनकी सरकार बनी, कामेश्वर यादव को चांदी की मुकुट पहनाने का काम राजद के नेताओं ने किया। वो उस दंगे के मुख्य अभियुक्त थे। सारे छुट्टे सांड की तरह घूम रहे थे जो भी अपराधी थे। और उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, सारे बंद मुकदमे खोले गए, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। और आज तक जो भी उस दंगे की वजह से जो भी लोग परेशान हुए थे, जिनके घरों में मौतें हुई थी, जिनकी आगजनी हुई थी, आज भी उनको पेंशन मिल रहा है। अनवर पाशा साहब को नहीं मालूम होगा, नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म का पाठ मत पढ़ाइए। ठीक है, आप सेक्युलर हो ही नहीं आप दोनों की बात सुनकर, आप दोनों की बात सेक्युलरिज्म केवल किताबी, मुझे लगता है दर्शकों के बीच भी ये संदेश जा रहा होगा। विनय सिंह को लेकर आइए जरा हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन फारूकी जी का भी अभी तक नंबर नहीं आ पाया है, उनके पास भी मुझे जाना है। विनय जी, मैं आपको लेकर आ रही हूँ। आपने सुना, ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्फ कानून के जरिए कहीं ना कहीं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता या फिर यूं कहें मुसलमानों की राजनीति का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने की एक होड़ सी नजर आ रही है क्या विनय जी? विनय जी जरा अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। आकलन करना है कि भारत में जो वक्फ कानून था। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इस बात पे बहस होनी है या आकलन करना है कि भारत में जो वक्फ कानून था और जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है वो कितना सही गलत है और था, वो इसी बात से तय होगा कि दुनिया में अलग अलग मुल्कों में वक्फ को लेकर के क्या कानून है, खासतौर पर इस्लामिक राष्ट्रों में और गैर इस्लामिक राष्ट्रों में। तो मुझे लगता है कि हम इस बहस के साथ न्याय कर पाएंगे। उदाहरण एक इस्लामिक राष्ट्र टर्की से ही लेते हैं। टर्की में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशंस करके एक संस्था है, सरकारी संस्था है। वक्फ जो है वहां पर सरकार के कंट्रोल में है। वक्फ के जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी रेवेन्यू आता है, वो सब सरकार के कंट्रोल में होता है। वहीं आप मलेशिया में देख लीजिए, गल्फ स्टेट में देख लीजिए, तो वो किसी परिवार के पास है, किसी संस्था के पास है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन फिर भी वहां की सरकारें इस बात को मॉनिटर करती हैं कि इसका पैसा सही रूप में उपयोग हो,
साउथ अफ्रीका में देखिएगा तो उसी तरीके से कानून है कि वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, दूसरे धर्म के लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये सरकार की तरफ से तय किया गया है। टर्की में भी आप देखेंगे जो कि इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां पर भी वक्फ को पूरी तरीके से छूट नहीं है। लीबिया में आप देखेंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज कर दिया गया। लीबिया मुस्लिम कंट्री है। मैं ये कह रहा हूं रोमाना जी, जो वक्फ पे जब बात करते हैं तो आप देखिए कि वक्फ रिजीम घोषित किया गया था 1913 में और एक बिल पास किया गया, पहला बिल 1923 में, ठीक। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी का चल रहा था उसके बाद, और वक्फ के कानून को, पहले अमेंडमेंट को अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाते हथियार की तरह यूज किया। आगे भी जितने अमेंडमेंट हुए 1959, 1964, 1969, 1984 और अंतिम अभी के पहले वाला 2013, उसमें भी बाकी जो पार्टियां थी हिंदुस्तान की, उन्होंने अंग्रेजों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया और डिवाइड एंड रूल के नाते वक्फ का इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जितने मुस्लिम हो या जितने स्कॉलर्स हैं जो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि भारत का वक्फ कानून क्या था, क्या है, क्या होगा, वह दुनिया में जो वक्फ कानून का स्वरूप है, खास तौर पे इस्लामिक राष्ट्रों में और गैर इस्लामिक राष्ट्रों में, उसमें भी देख लें। और जब देखेंगे तो यही पाएंगे कि भारत में जो वक्फ कानून था 1923 से लेकर के अभी पहले तक, इस अमेंडमेंट के पहले तक, बहुत वाहियात था और वो रद्दी की टोकरी में डालने के लायक था। न उससे हिंदुस्तान की आम आवाम का भला हो रहा था, न मुसलमानों का भला हो रहा था। ठीक है यास्मीन जी, फिर अगर सरकार सुधार लेकर आ रही है इस कानून में, तो फिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों कि सड़क पर उतरे हुए हैं, सब विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। यास्मीन फारूकी, आपत्ति वक्फ कानून पर। वक्फ कानून पे आपत्तियां वही हैं जो ईमानदारी से होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी साहब जो बैठे थे, टर्की में ये कानून, लीबिया में ये कानून, चलिए अपन इसी पे बात कर लेते हैं। आप ऐसा करें, मिक्स कानून बना दीजिए, क्रिश्चियन को भी डाल दीजिए, मुसलमानों को क्रिश्चियंस में डाल दीजिए, मंदिरों में मेंबर्स मुसलमानों को डाल दीजिए, हिंदुओं को मत, कोई बात नहीं है, सेकुलरिज्म में चल जाएगा। बेईमानी मत कीजिए। आप लोगों के अभी बहुत बड़ी बातें की, NRI की, वो अपने CIA की, ये वो दुनिया भर की। आप एक बात बताइए, वो जो एतराज़ हमें हैं, जो हम एतराज़ मुसलमान कर रहे हैं, जायज़ एतराज़, वही सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से किए हैं, फिर वो जवाब क्यों नहीं दे पाए? वही सारे सवालात जो बार बार हर चैनल पे मैं कहती चली आ रही हूँ कि भाई आपको वक्फ से इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, सारा प्यार मुसलमानों से है, सारे इश्क मुसलमान औरतों की बात कहना बंद कर दो मोदी जी, क्योंकि औरतें ऑलरेडी वक्फ में मेंबर्स हुई हैं और चेयरमैन भी रही हैं, इसलिए वो बात अब कोई ना करे तो बेहतर है। अगर कोई ये बात कर रहा है तो उसकी ज्ञान जो है ना वो कम है। अब आइंदा कहना औरतों का नाम लेना बंद कर। यास्मीन फारूकी 2013 वाला जो वक्फ कानून था, उसमें भी जो अभी 2 महिलाओं को रखा जाएगा, उसमें भी ये सेम प्रोविजन था, वहां पर भी 2 महिलाएं शामिल थी। हाँ, अभी हैं। आप कहो तो अभी मैं वक्फ की, यहाँ की, राजस्थान की आपको लिस्ट भेज दूं, 3 महिलाएं हैं, ठीक है, और हमेशा रहती हैं वक्फ में। इनसे कहना ये रोना बीजेपी वाले बंद कर दें, नहीं तो मुझे लिस्ट अब कैसे निकाल के और टाइम वेस्ट करके वो बताना पड़ेगी। अब आ जाइए आप आगे की चीजें पे। धार्मिक मामलों में आप जिन पे हाथ डालते हैं, आपने खाप पे जो अभी तक पंचायतें चल रही हैं हरियाणा में, आज तक नहीं डाल पाए। आप जैनियों के संतान पे नहीं डाल पाए। आपको सिर्फ मुसलमानों के औरंगजेब की बात करनी है, आपको हलाला पे बात करनी है, सारी कहानियां आपको मुसलमानों पे करनी है। आपके पासपोर्ट कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने देशों में आप जलील हो रहे हैं, आपको एहसास है? आप थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं? आप यहाँ अपने अंदर को रोए जा रहे हो, आपके बाहर जूते पड़ रहे हैं, कुत्ते की दर आप लोगों की हो रही है, वो आपको एहसास नहीं है? 166 देश में आपको बैन कर दिया है। नहीं, ये जो आप आंकड़े लेकर आ रही हैं यहाँ पर छोड़े ना रुमाना जी। नहीं, कैसे छोड़ रुमाना जी, मेरी बात मत काटिए, मैं बहुत मैं बात नहीं काट रही हूँ। आप नहीं बेटा, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा कहिए। प्रेम शुक्ला जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे आपको। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं पूरी बात कर रही हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट जो सवालात आपसे कर रहा है, लॉजिकल सवालात,
उनके जवाब क्यों नहीं है आपके पास? आपने 5 मई की डेट ले ली, आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट लेना है, आपने जिंदगी भर, आप हमसे कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने को हम अगर आ जाएं बाहर तो आपको रोना पीटना मच जाता है, आप मस्जिदों के आगे नाच लो, आप दुनिया बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, मुसलमानों को बर्बाद कर दो, तो कोई आपको सुनवाने वाला कहने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा और यूपी में बुलडोजर चलता है। क्या बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो? किस संविधान की बात कर रहे हो? हम तो सड़क पे उसके उतर चलिए यास्मीन जी, आपने इतने सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना, जो प्रेम शुक्ला जी ने पूछा था कि वो सीए को लेकर आप इतनी चर्चाओं में आती थी, हम सब साथ बैठा करते थे और आप कहती थी कि नागरिकता छिन जाएगी। जरा मुझे 3-4 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता छिन गई हो, हिंदुस्तानी मुसलमान जिनकी नागरिकता छिन गई हो। सुनिए अभी जवाब, रुमाना जी मैं जवाब दे रही, मैं जवाब दे रही हूँ। आसाम में बिल्कुल दे रही हूँ, आसाम में क्या हालात हुए थे। और एक बात बताऊं, अगर इतना एहतजाज नहीं करते तो पता नहीं कितने लोग बंद मिलते आपको। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद नहीं है ये तय था कि अगर किसी मुसलमान को नागरिकता का वो पेपर नहीं मिलेंगे तो उनको नहीं दी जाएगी, बाकी सारे लोगों को दे दी जाएगी। ट्राइबल की बात करते हो आप तो उड़ जाते हो। आप लोगों ने इतना डराया ना कि जैसे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, और कागज देखने की बात थी तो कागज तो सबके देखे गए, और वहां पर आप लोगों ने जितना भ्रम फैलाया, वो जो संख्या निकल कर आई उसमें कितने मुसलमान थे और कितने गैर मुस्लिम थे, ये इसी को लेकर तो सवाल है ना। एक सेकंड, अब आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, अब सुनना होगा जवाब। यास्मीन जी अब जवाब सुनना होगा, अब जवाब सुनना होगा। आइए प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मैं तो हमेशा जवाब ही सुनने को बैठी रहती। नहीं, जो सीए पर किसकी गई, सीए पर किसकी नागरिकता गई, उसका जवाब देते ही दाएं बाएं चली गई। यहाँ वक्त की बात हो रही है, वो सीए की हालत जैसी कह रही है। यास्मीन जी आप बोल रहे थे, आपने पता नहीं कहाँ से बात को जोड़ दिया, आपको किसी ने नहीं टोका, आप भी कहाँ से कहाँ बात को लेकर गई हैं, आपको नहीं टोका। ठीक है, मजलूमियत आपने अपनी गिना दी। अब जब आपने मजलूमियत गिनाई है तो फिर ये मजलूमियत नहीं, आप लोगों का विक्टिम कार्ड है। अब ये बेनकाब अगर किया जाएगा तो वो भी आपको सुनना होगा ना। रुमाना जी, आप बायस्ड हो। नहीं, मैं बायस्ड नहीं हूँ। मैंने तो आपकी पूरी मजलूमियत की कहानी भी सुना दी दर्शकों को। आपने कहा ना कि आपकी मजलूमियत की कहानी है, अब दूसरा पक्ष आपकी मजलूमियत की कहानी को विक्टिम कार्ड कहेगा, उनका पक्ष होगा। अब सुनिए, मेरा काम यहाँ पर दोनों की बात दर्शकों तक पहुंचाना है। मैं किसी की तरफ नहीं बोलती हूँ मैडम, मैं किसी की तरफ नहीं बोलती हूँ। मैं बहुत ही न्यूट्रली अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाती हूँ। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नजरिया हो सकता है, मेरे मेहमानों को अक्सर ऐसा लगता है कि मैं किसी का फेवर कर रही हूँ या जानबूझकर किसी से सवाल पूछ रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल वही सवाल पूछती हूँ जो मुझे लगता है मेरा दर्शक जिसका जवाब देना चाहता है। आइए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। एक मिनट यास्मीन जी प्लीज, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं, प्रेम शुक्ला दर्शक को सुनने दीजिए। आइए प्रेम शुक्ला जी। अब श्रीमती यास्मीन फारूकी जी कह रही हैं कि असम में सीए कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुई। असम में किसको तकलीफ हुई? किस नागरिक की, किस मुसलमान नागरिक की जो भारत का नागरिक कर रहा है या भारत का नागरिक, उसकी नागरिकता चली गई। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं कहां चली गई, कोई जवाब नहीं है। यहां वहां बातों को घुमाना, सीधी बात ना करना, और भारत की हालत कुत्ते से भी ज्यादा खराब है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। भारत की हालत जो है दुनिया में कुत्ते से भी खराब है, ऐसा यास्मीन फारूकी जी ने कहा। अब ये भाषा है इनकी, इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं भी अभी शुरू कर दूं, मैं भी सुअर बिल्ली कुत्ता कहना शुरू कर दूं, अच्छा लगेगा क्या? ये विमर्श का तरीका है क्या? ये भाषाई मर्यादा है क्या? कृपा करके आप भाषाई मर्यादा भी रखें। आपसे अपेक्षा की जाती है, हम आपसे और कह रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों का जवाब नहीं है। मैडम अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इश्यू किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों पर सरकार का जवाब दायर करने के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा, और वो महाधिवक्ता जो है उसके उत्तर देंगे। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
ऐसा नहीं होता है, हर चीज का, हर प्रश्न का जवाब है। आप जो बार बार एक दफा फैला रही है, आपकी नियत फिर में चिल्ला फितूर रही है। है, आप सिर्फ हिंदू ये देखिए, ये मुस्लिम क्या तरीका है, आप गद्दार हैं, खेलना क्यों नहीं बंद करते? आप लोफरों की प्लीज यास्मीन जी, प्लीज मैं आपको दोबारा मौका दे दूंगी। गालियां शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। गालियां शुरू नहीं, अब इनके नहीं, ये गालियां जिस तरह से दे रही हैं, ये बेईमान करे, मैं इनको बेईमान कहूं? कोई मामला है इसका? कौन तय करने वाला है मेरे ईमान को? बिल्कुल पर्सनल ये कौन है मेरे ईमान को? मुद्दे पर रहना है, मुद्दे पर रहना है। कोई नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गालियां समझ कर कीजिए आप। मैं सर बीच में कहना चाहती हूँ, प्लीज अपनी भाषा और अपने शब्दों का चयन जरा सोच समझ कर कीजिए। आप लोग नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल आइए, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रेम जी। मैं बिंदुवार उत्तर दे रहा हूं। एक दूसरा इन्होंने बार बार कहा कि मुसलमानों के, देखिए आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्टता से बताया कि वक्फ बोर्ड के किसी भी धार्मिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं हो रही है। जैसे चैरिटी कमिश्नर, अगर मंदिरों का संचालन करने वाला चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का हो, हमको स्वीकार है। और दूसरी बात भी जान लीजिए, तिरुपति मंदिर में कांग्रेस के शासनकाल में गैर हिंदू ट्रस्टी रहे हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। बंगाल में बिल्कुल, देखिए वो ममता दीदी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि एक्स ऑफिशियो जो सदस्य हैं उनको छोड़कर 2 गैर मुस्लिम, यही प्रावधान इस कानून में रखा गया। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी जब ये मुद्दा चर्चा के लिए आया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जी, एक सवाल, ठीक है, उसी पर चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर चर्चा हो रही है यास्मीन जी, उसी पर चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उठाए सुप्रीम कोर्ट ने दे मुद्दे। लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये कई लोगों के मन का सवाल है कि साहब 16 तारीख को सुनवाई होती है, जब ऐसा लगता है कि अदालत की तरफ से कोई अंतरिम आदेश आ सकता है, तो सॉलिसिटर जनरल फौरन कहते हैं कि अभी हमें 1 दिन का समय दे दीजिए और अभी कोई आप इस पे निर्देश मत दीजिए। अगले दिन फिर सॉलिसिटर जनरल जब अपनी बात शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले 7 दिन का समय मांगते हैं। वो कहते हैं हमें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दो। तो ये इतना समय क्यों चाहिए जवाब देने के लिए? मतलब ये कानून जो इतनी चर्चा कर लाया गया, इतने मतलब सुझाव इस पूरे मामले पर लिए गए, बावजूद इसके जवाब देने के लिए इतना समय, 1 दिन पहले, उसके बाद फिर और 7 दिन, इसको लेकर भ्रम फैलता है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत अधिक न्यायिक प्रक्रिया से अधिक इसमें कोई अर्थ निकालने का औचित्य नहीं है, सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। आप कह रहे हैं सामान्य न्यायिक प्रक्रिया। मैं निगहत अब्बास का रुख कर रही हूं, तो निगहत अब्बास सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को विक्टिम बनाओ और मुसलमान का वोट पाओ, क्या विपक्षी दलों की यही यहां पर नीति नजर आ रही है? भाई लड़ाई अदालत में चल रही है, ठीक है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसकी वहां पर होगी, बिल्कुल चल रही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और मुसलमानों के नाम के जरिए बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। मुझे आपका सवाल बहुत पसंद आया और इसी पर मैं जवाब देना चाहती थी, इसलिए बड़ी देर से मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा था कि विपक्ष के जो नेता हैं उनमें मुसलमानों के ठेकेदार बनने की होड़ है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती पीट पीट कर राम मंदिर, काशी विश्वनाथ पर छाती पीट पीट कर वोट मांगते हैं, तो क्या यह पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बनना चाहती है? ये तो कोई नहीं कह रहा है। जब आप वो बात नहीं कह रहे तो देश के एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर देश का विपक्ष इकट्ठा होकर उनके न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, तो वो ठेकेदारी वाली बात कहां से आ जाती है, मैं समझ नहीं पाती हूं। और इसका तो प्रमाण, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या इसका प्रमाण तो खुद सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। भाई आपने ही अभी बताया कि तिरुपति बालाजी पर सवाल उठाया ना, सीजीआई ने पूछा, वक्फ बाय यूजर डीड पर सवाल उठाया, पूछा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, मैंने कलेक्टर पर भी सवाल उठाया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उठाया और कहा कि ये तो बायस्ड भी हो सकता है। और 2-3 चीजें मैं यहां पर चिन्हित कर देना चाहती हूं, क्योंकि बड़ी देर से चर्चा हो रही थी। आपने यहां पर एक हमारी महिला पैनलिस्ट से पूछा कि क्या पहले 2013 वाले अमेंडमेंट में 2 महिलाएं होती थी? मेरी बहन रोमाना जी, आप तो जानती हैं और बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, 2 या 2 से अधिक का प्रावधान था। ये बीजेपी की सरकार है जिसने अमेंडमेंट में 2 पर उसको लिमिट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, सीए पे बड़ी चर्चा हो रही है और मैं जानना चाहती हूं, बड़े वरिष्ठ यहां पर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं कि सीए पर आप छाती पीटते कि किसकी नागरिकता गई, नागरिकता गई।
देश के गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा था कि देखिए ये नागरिकता देने का कानून है। मैं तो सवाल पूछ रही हूं और मुझे आंकड़ा बता दे तो मैं मान जाऊंगी कि पिछले 5 वर्षों में प्रेम शुक्ला जी बता दे कि कितने लोगों को इन्होंने नागरिकता दी पिछले 5 वर्षों में। जो ये छाती पीट कर कहते हैं, अब इनसे सवाल सिर्फ इस सवाल का जवाब पूछ लीजिए रोमाना जी। देखिए सीए पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और अगर आप उठाकर देखेंगे तो डिपार्टमेंटल आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा। अरे सीए पर आप ही नहीं चर्चा करी। नहीं, कितने लोगों को नागरिकता दी गई है वो आंकड़ा मिल जाएगा। 350 पिछले 5 साल में 350 रोमाना जी 350 लोग। चलिए मैं बता देती हूँ, आपने मदद कर दी प्रेम शुक्ला जी की। 350 लोगों को नागरिकता दी है सिर्फ पिछले 5 सालों में। तो इस पे पोलराइजेशन करना, दंगे भड़काना, वोट बैंक इकट्ठा करना, ये नियति भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि 350 लोगों को नागरिकता मिली है, लेकिन जब सीए कानून के विरोध में जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी दाल नहीं गली, और उससे क्या हुआ, किसको नुकसान पहुंच गया? हिंदुस्तान के किसी नागरिक को तो नुकसान नहीं पहुंचा ना। वो जो पड़ोसी देशों में बेचारे पीड़ित हैं और धर्म के आधार पर वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अगर उनको देश में नागरिकता मिल गई तो फिर किसका क्या छिन गया? उस पर इतनी हाय तौबा क्यों थी? यही तो मुद्दा है ना कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति की जा रही है क्या? मैं राजीव रंजन जी का रुख कर राजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आने वाले समय में चुनाव है और बिहार में अगर बात की जाए तो 17% के आसपास मुस्लिम वोटर। क्या आपको लगता है कि गोलबंदी का या ध्रुवीकरण का एक बड़ा मुद्दा वक्फ कानून बनेगा आने वाले समय में चुनाव में? रोमाना जी, मैं पिछले विधानसभा चुनाव का अभी जिक्र करना चाहूँगा जी। हमारे 11 उम्मीदवार लड़ रहे थे और वो सब चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार जी का काम फिर भी मुसलमानों के लिए नहीं रुका। सर प्लीज जरा बताइए, 11 उम्मीदवार आपने किसका जिक्र किया? जनता दल यूनाइटेड आप मुसलमान उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ठीक है। हाँ, मुस्लिम उम्मीदवार 11 थे और 11 के 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी काउंसिल के नॉमिनेशन का सवाल हो या जो भी हमारे यहाँ बोर्ड, कॉरपोरेशन, जहाँ भी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, कहीं भेदभाव नहीं हुआ। उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं 2005 से लेकर के 2024 तक जो ये 20 साल का ये शानदार सफ़र है, इसमें न्याय के साथ विकास का अर्थ बिल्कुल साफ है। मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन सबके लिए समान भाव से उन्होंने काम किया। हमारी चिंता केवल वोट को लेकर के, वोट राजनीतिक दलों के लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। हम मुसलमानों से भी कहेंगे कि आवेश में आने और उत्तेजना में आने के बजाय 20 वर्षों का जो ये नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है और जो इसकी बेशुमार उपलब्धियां हैं, आप इनको देखिए और देश में आपको ऐसा उदाहरण आपको किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा जहां कभी पार्टी के सांसद थे ना 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों का काम क्यों करूं? इस तरीके के बयान भी तो आपकी पार्टी के सांसदों की तरफ से ही सुनने के लिए मिले थे ना सर। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। अनवर पाशा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अनवर पाशा, जब आपने मुझे बुलाया है, हाँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको अपना स्टैंड बता दिया। हमारे लिए राजधर्म है और राजधर्म का मतलब है न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। यहाँ सिख या ईसाई से मतलब नहीं है। जो लोग भी हैं वो सब बिहार की जनता के तौर पर वो नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी है। ऐसा ही होना चाहिए सर, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें यही सीख देता है, सारे नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। लेकिन सवाल तो मैंने आप ही के पार्टी के सांसद के बयान का यहाँ पर जिक्र किया ना सर। उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे कौन सा मुसलमानों ने वोट दिया, मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। आप ही की पार्टी के सांसद सर, उन्हीं का ये बयान था। खैर, अनवर पाशा जी का मैं रुख कर रही हूं। अनवर पाशा जी, वो जो सवाल मैंने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि साहब ये मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी के लिए सारा का सारा खेल हो रहा है क्या? आप बिहार से आते हैं सर, बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव है और खासतौर से वो सीमांचल वाला रीजन, 24 सीटें सीमांचल की, और पिछली बार वहां पर महागठबंधन या आरजेडी को अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा नुकसान एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से पहुंचा था। 5 विधायक जीत लिए थे उन्होंने, 24 सीटों में से 5 सीटें जीत कर ले गए थे। एनडीए 12, आप लोगों का महागठबंधन जो है वो 7 पर सिमट कर रह गया था। तो वही मुसलमान किसी तरीके से मजबूती के साथ हमारे पाले में आ जाएं, उन्हीं के लिए सारी पोस्टरिंग की जा रही है क्या अनवर पाशा जी?
रोमाना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इससे पहले मुझे आप 15 सेकंड दीजिए जी। सीएए को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन गई है, सवाल जो विरोध है सीए का आज भी कायम है। जो सेकुलर जहन के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सब ये सवाल आज भी उस सवाल को उठाते हैं। इस देश की नागरिकता का आधार क्या होगा? धर्म होगा। धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और छीनी जाएगी। सीएए में धर्म को आधार बनाया गया कि अगर इन पड़ोसी राज्यों देशों से कोई हिंदू आता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, मुसलमान आएगा तो नहीं दी जाएगी। ये है ऑब्जेक्शन का बिंदु। सर, धर्म के आधार पर उत्पीड़न को एक सेकंड मुझे लगता है इस पर भी जरा क्लैरिटी रखनी चाहिए ना, इस पर भी क्लैरिटी ले लीजिए अनवर पाशा साहब। अनवर पाशा साहब, आप ही ने सवाल उठाया, अब अगर मैं जवाब दे रही हूं सर तो आप भाग रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूं तो आप भाग रहे हैं अनवर पाशा साहब। देखिए, धर्म के आधार पर उत्पीड़न जिन अल्पसंख्यकों का हो रहा है उन्हें भारत नागरिकता देगा सर। अब धर्म के आधार पर सर अल्पसंख्यक पाकिस्तान में मुसलमान तो हो नहीं सकता है सर। बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न, वहां पर मुसलमान का तो होगा नहीं सर। अल्पसंख्यक वहां पर सर हिंदू ही हैं, अल्पसंख्यक वहां पर सर ईसाई हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का जिक्र किया गया। इसको राजनीतिक रंग में रंग देना, इसको लेकर भ्रम फैलाना, और आज भी जब हम वक्फ को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर तो आप लोग बार बार सीए की ढाल लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा वक्फ पर ही रहिए ना, उसी पर बता दीजिए क्या आपत्ति है। और मैं तो वक्फ से भी आगे बढ़कर कह रही हूं कि सीधे सीधे ये वोटों की गोलबंदी के लिए राजनीतिक दल जिस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं, क्यों ना कहा जाए सिर्फ वोट बैंक के लिए। अनवर पाशा। अच्छा, अनवर पाशा से हमारा संपर्क, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। अनवर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त। यही सवाल मेरा राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह का रुख करते हैं। विनय जी, ये चुनावी बिसात के चक्कर में विरोध इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या वक्फ का? विनय सिंह। ये मुझे लगता है कि देश जो है वो राजनीति से ऊपर है और चुनाव से परे। चुनाव हर 5 साल में आते जाते रहेंगे। देश कई हजार सालों से रहा है, कई लाख सालों तक रहेगा, उसके आगे भी। मैं एक चीज गौर कर रहा हूं रोमाना जी, कि मैं यास्मीन फारूकी जी को देख रहा था, देखने में, बोलने में, लहजे से एक बड़ी सभ्य महिला, और हमेशा मैं अलग अलग विषयों पर उनको सुनता रहा हूँ। सीए पर वो विरोध करती रही कि लुट गए, बर्बाद हो गए टाइप। धारा 370 पे, पीएफआई पे, एक टेररिस्ट आउटफिट था, उसके बैन का विरोध कर रही थी, तो भी भाषा सभ्य थी उनकी। अतीक अंसारी मर गया, उसकी हत्या हो गई, इस बात पे कभी चर्चा नहीं किया इन्होंने कि अतीक वही आदमी है जो मदरसा में माइनर बच्चियों को उठवा करके किसने रेप करवाया क्योंकि मदरसे की जमीन उसको हड़पनी थी। खैर, मैं आज की बात पे आ रहा हूं। मैं पहली बार उनको आज आपा खोते देख रहा हूं। देश को उन्होंने कुत्ता कह दिया। ये देश हमारा भी है और यास्मीन फारूकी जी का भी। मुझे लगता है कि इस पे घोर आपत्ति होनी चाहिए। प्रेम जी ने उठाया, इस पे घोर आपत्ति होनी चाहिए। हमारे देश को, इस देश जो देश उनका भी है, उस देश को कुत्ता कह रही है, धारा प्रवाह गालियां दे रही है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। मैं अलग अलग देशों का उदाहरण दे रहा हूं तो बोल रहे हैं कि ये उदाहरण को रद्दी की टोकरी में डालो, ये उदाहरण देने नहीं है। अरे भाई, तो इस देश का विनय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर। आपत्ति यहाँ पर हम सब ने दर्ज कराई है उनकी इस भाषा को लेकर। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ है नहीं यास्मीन फारूकी। उन्होंने जिस तरीके का शब्दों का चयन किया वो वाकई में बेहद शर्मनाक था। हमारे साथ अब इस पैनल में यास्मीन फारूकी जी नहीं है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जरा उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए सर। जी जी जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये शुद्ध रूप से अंग्रेजों के समय से जो 1923 से शुरू हुआ और कांग्रेस के समय में, अलग अलग समय में जो अमेंडमेंट्स हुए। आज सरकार है नहीं कांग्रेस और उनके मित्रों की, इसलिए अमेंडमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस विरोध के बहाने जो राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और अंग्रेजों से लेकर के अभी तक जितने अमेंडमेंट्स हुए, उससे न मुसलमानों का भला हुआ है, न देश का भला हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो लोग इस वक्त कानून के संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वह मुसलमान के विरोधी हैं। और जो भी व्यक्ति मुसलमानों को वोट बैंक समझता है, या जो भी संगठन समझता है
मुसलमानों को जो जागरूक है वो इस बात को समझ रहे हैं कि वह मुसलमानों के एंटी आदमी है, वो मुसलमान विरोधी संगठन है। ठीक है, निगत का मैं रुक कर रही हूँ। निगत कुछ कमी पेशी हो सकती है जिसको ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन सिरे से खारिज कर देना कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है, इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं है, जबकि सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है कि साहब मंशा आप देखिए और मंशा सिर्फ सुधार की है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ और जिस तरीके से वक्फ का दुरुपयोग होता आया, वक्फ का जो मकसद था वो तो इन 70-75 सालों में हासिल हो नहीं पाया, तो फिर क्यों ना उसमें बदलाव किया जाए? जरूरत है उसमें बदलाव की, सुधार की। रोमाना जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो स्वागत कर रहे थे, हम कहा कह रहे थे, हम कहां खारिज कर रहे थे, हम तो स्वागत कर रहे थे और स्वागत कर रहे थे, तभी तो 44 अमेंडमेंट दिए थे ना विपक्ष ने। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी कितने अमेंडमेंट इन्होंने एक्सेप्ट करी, सब फाड़ कर फेंक दिए। जैसे इन्होंने जहन में संविधान के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए, वैसे इन्होंने जेपीसी में हमारे जो जितने भी विपक्ष ने इन्हें राय दी थी, मशवरा किया था और अमेंडमेंट्स करने को दिए थे और जितनी भी चीजें बताई थी वो सब फाड़ के फेंक दिए इन्होंने। पूछिए इनसे क्यों। और मैं तो बोल रही हूँ भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हो रहा हो क्योंकि जांच का विषय है, इन्होंने जांच करी होगी। मैं तो लगातार पूछती आ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि पिछले 11 वर्षों से आपकी सरकार है, वक्फ आपके लिए बड़ी चिंता का विषय था, तो सरकार बता दे स्टेट वक्फ बोर्ड से या सेंट्रल काउंसिल वक्फ से कितनी बार इन्होंने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि 11 साल में एक बार तो मांगी होगी, क्योंकि इन्होंने एक दफा भी रिपोर्ट नहीं मांगी, एक दफा भी इन्होंने पूछा नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो बताओ कैसे हो रहा है। और इन्हें पता कैसे चला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला। क्या देश की सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चलेगी क्या अब? क्योंकि रिपोर्ट तो इनके पास दिखाने को है नहीं। तो मैं तो सवाल पूछ रही हूं कि किस आधार पर आप इस बात को रख रहे हैं और आपने क्या क्या चेंजेस करे, क्योंकि आप कर सकते थे और क्या जरूरत थी। जैसे मैंने पहले भी पूछा है मैं इस पर जवाब ले रही हूं, मैं इस पर जवाब डिफाइन कर रहे थे, आप पब्लिक पर जवाब कर रहे थे, प्रेम शुक्ला जी को लेकर देते ना। प्रेम शुक्ला जी ये भी आप डाल देते सवाल है जो बार बार सरकार की नीयत को लेकर पूछा जाता है कि साहब 2014 के बाद से देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 60%, 70% ऐसा रहा जो बीजेपी शासित रहा, और अभी भी कुछ कमोबेश यही आंकड़ा है। अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की या डबल इंजन की सरकारें हैं, और हम सब जानते हैं चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या फिर स्टेट के वक्फ बोर्ड हो, वहां पर नियुक्तियां तो अभी भी सरकार ही करती है। तो फिर ऐसे में पिछले 11 साल में कम से कम वो 60%, 70% आबादी जिस पर बीजेपी या एनडीए शासित राज्य जो हैं वहां पर तो सुधार हो सकता था, बेहतर लोगों को वहां पर शामिल किया जा सकता था, नियुक्ति उनकी की जा सकती थी और कुछ काम मुसलमानों के हितों में किया जा सकता था सर, या नहीं? निश्चित किया गया, निश्चित किया गया, बेहतर लोगों को नियुक्त किया गया। और वक्फ का जो है विधेयक बनाने के पहले, उस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले 1 करोड़ से अधिक सुझाव लिए गए। उसमें जो है 285 से अधिक संगठनों के जो है विमर्श किया गया, उसमें तमाम वक्फ बोर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिया गया। और जहां तक बात करें कि कैसी लोग जो है अतिशयोक्ति अलंकार में जीने वाले लोग कि फाड़ कर फेंक दिया, ऐसा फाड़ कर फेंका नहीं जाता। जेपीसी में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अमेंडमेंट आया तो उस अमेंडमेंट में जेपीसी के सदस्यों के बीच मतदान हुआ, और मतदान जो है वो हमेशा ये लोकतंत्र जो है बहुमत की प्रक्रिया के अनुकूल जो है क्रियान्वयन करने का यहाँ परंपरा है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल जो जेपीसी के अमेंडमेंट नहीं मंजूर हुए, जो मंजूर होने थे मंजूर हुए। इसमें जो है फाड़ कर फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, छाती पीट रहे थे, इस तरह के अतिशयोक्ति अलंकार से कुछ होता जाता नहीं है। बेहद लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके एक बेहतरीन कानून बनाया गया है। उस कानून का लाभ गरीबों को होगा, उस कानून का लाभ पसमानदा को होगा। अब उस पर जो है अगर किसी को आपत्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय आए हैं। हम जो प्रदर्शनों का विरोध कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो प्रदर्शन, क्या कोई इसका समर्थन कर सकता है? इस तरह के प्रदर्शन, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा नरसंहार करने की गतिविधियां, बिल्कुल सर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, हिंसा की तो कोई भी इस देश के अंदर वकालत कर ही नहीं सकता। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो वाकई में शर्मसार करने वाला है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर जो केंद्रीय बल है उनकी भी तैनाती अभी भी वो चल रही है वहां पर। जल्दी से अनवर पाशा साहब का बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अनवर पाशा जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, क्योंकि यहाँ पर सवालों में विपक्ष की सिर्फ चुनावी राजनीति साधने के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। अनवर पाशा, देश की जनता जानती है कि चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक पोलराइजेशन कर रहा हूँ, इसको सांप्रदायिक पोलराइजेशन से फायदा होता है।
सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, पूरे देश को मालूम, बताने की जरूरत नहीं। रही बात वक्त के हक में बोलने की, तो यह हक संविधान के हक में बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, तमाम संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको खत्म करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, बार बार कहा जा रहा है, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं और अब किसी महान व्यक्ति को आपने विश्लेषक के रूप में बिठा रखा है वो भी कह रहे हैं इस बात को कि यहाँ जो ये कानून बनाया जा रहा है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं था, हमेशा सरकार का हस्तक्षेप था। नहीं सर, मैंने अभी उसी को लेकर ये सवाल जो होता है, सुन लीजिए, ठीक है, समय इतना ही है, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस देश की राजनीति में मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है, इस देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, देखिए जनता जो है वो बहुत समझदार है और इस सवाल का जवाब तो मैं जनता के विवेक पर ही छोड़ देती हूँ, वो अपने आप तय कर लेगी उसकी नजर में कौन इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, कौन इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति और राजनीति में धर्म, ये हिंदुस्तान में हम वोटर्स के लिए कोई नई बात तो है नहीं, पर चिंता की बात यह है कि सियासी नफा नुकसान के इस गणित में आम आदमी का नुकसान ना हो जाए, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। चिंता इस बात की है कि धर्म वाली ये राजनीति समाज में कहीं ऐसी खाई ना पैदा कर दे जो फिर भरी ना जा सके। और चिंता की बात यह भी, हर पक्ष की ओर से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, आग में घी डालने का काम किया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत की आग भड़काने की राजनीति की जा रही है। अपील है आप सबसे, और वो भी हाथ जोड़कर, इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल ना हो जो समाज में भेद पैदा करने वाली हो, समाज को बांटने वाली हो। और नेताओं का तो काम है, ये तो इसी तरीके से बोलेंगे, जनता को लेकर अपनी समझदारी दिखानी है। वक्फ कानून का मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट कानून के संवैधानिक पहलुओं पर गौर कर रहा है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए, ना भ्रम फैलाइए और ना भ्रम फैलने दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।